Hello everyone, I am Suman Pan. We will be discussing about lip carburizing case hardening heat treatment process. First, we will discuss about heat treatment process, case hardening process, surface hardening process, carburizing process. Then we will discuss about liquid carburizing process. तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं. तो हीट ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज हीट ट्रीटमेंट इज ए सीक्वेंस ऑफ हीटिंग and cooling designed to get the desired combination properties in the steel. The changes in the properties of steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. The factors which determine the control these structural changes are called the principle of heat treatment. तो heat treatment में होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं. ये स्टील का एक पार्ट है. रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूम माइक्रोस्ट्रक्चर स्टील का रूम टेम्परेचर पर कंसिस्ट करता है फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड. ओके, जब इसका हीट हम इंक्रीज करते हैं और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम पहुंचाते हैं तो परलाइट जो है ऑस्टेनाइट फेज में चेंज हो जाता है. ऑस्टेनाइट फेज जो है लिक्विड फॉर्म होता है, माइक्रोस्ट्रक्चर का लिक्विड फॉर्म, और फेराइट परलाइट प्लस कार्बाइड सॉलिड फॉर्म होता है. इसका टेम्परेचर 727 से और इंक्रीज करते हैं तो फेराइट प्लस कार्बाइड दोनों ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाता है. तो एक ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर एज्यूम करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, जिसमें ये जो सॉलिड पार्ट है इसका पूरा माइक्रोस्ट्रक्चर फेराइट परलाइट प्लस कार्बाइड ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है और इस टेम्परेचर पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होल्ड करते हैं, जिसको सोकिंग पीरियड कहते हैं. अभी होल्ड इसलिए करते हैं ताकि इसका पूरा माइक्रोस्ट्रक्चर स्टील का जो पार्ट है उसका ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए. अब इसको कूल करते हैं. तो कूल करने का दो तरीका है, एक फास्ट कूलिंग है, एक स्लो कूलिंग. तो फास्ट कूलिंग जब करेंगे तो मार्टेनसाइट प्राप्त होगा. मार्टेनसाइट का जो नेचर होता है हार्ड होता है. मतलब क्या हुआ, यदि ये स्टील का टुकड़ा में को हार्ड करना है तो इसको पहले हीटिंग करेंगे, ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर तक होल्ड करेंगे, उसके बाद फास्ट कूलिंग करेंगे. फास्ट कूलिंग करने से क्या होगा, मार्टेनसाइट प्राप्त हो जाएगा. जब स्लो कूलिंग करेंगे तो सॉफ्ट नेचर वाला माइक्रोस्ट्रक्चर स्टील में प्राप्त हो जाएगा. तो सॉफ्ट नेचर वाला माइक्रोस्ट्रक्चर क्या क्या हो गया, फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड. ठीक है, तो ये प्रोसेस हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस ही हीट ट्रीटमेंट कहलाता है. तो ये जो हीटिंग और कूलिंग जो करते हैं एक कुछ सर्टेन रेट से करते हैं. जैसे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर से हीट करेंगे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर से कूल करेंगे. ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको प्रॉपर्टीज क्या लेना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस रेट से हीटिंग करना है, किस रेट से कूलिंग करना है. तो हीट ट्रीटमेंट यहाँ पर आप लोग देख लिए. अब किस हार्डनिंग प्रोसेस क्या देखते हैं. ये स्टील कवर है, इसका डाया 100 mm, इसका 20 mm डेप्थ तक हार्डनेस 200 HRC लाना है और इसका अंदर कोर वाला जो पोर्शन अंदर के पोर्शन में 50 HRC लाना है. तो एक ही मटेरियल में अलग अलग जो हार्डनेस जो है इसको हम लोग केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग गेन कर सकते हैं. तो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में हम लोग देखे थे, ये जो सरफेस है उसको केस बोला जाता है और अंदर को कोर. तो इसको फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा इसको हीट करते हैं इसका सरफेस को, और ऐसा हीट करते हैं, ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं कि ताकि इसका सरफेस ही सिर्फ मेरा हीट हो, ऑस्टेनाइट फेज में इसका कन्वर्ट हो, बाकी कोर में हीट का इफेक्ट बहुत कम हो. तो इस प्रोसेस को सरफेस हार्डनिंग बोलते थे. और केस हार्डनिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये स्टील का बार है जिसका डाया 100 mm है. तो इसका जो सरफेस है यदि हमको 20 mm डेप्थ तक इसका अलग हार्डनेस प्राप्त करना है, 200 HRC प्राप्त करना है और इसका अंदर का हार्डनेस 50 HRC रखना है, तो इसका सरफेस का केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज कर देते हैं. इसमें कार्बन को ऐड कर देते हैं, कार्बन या नाइट्रोजन को ऐड करते हैं. कार्बन का नेचर क्या होता है, हार्ड होता है. कार्बन को इसका सरफेस पर ऐड कर दिए और अंदर का कार्बन एजिट रह गया और उसके बाद इसको हीटिंग और कूलिंग करेंगे तो इसका सरफेस या केस का हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगा. तो इस
कार्बन कार्बन को एडिशन करना ही कार्बोनाइजिंग प्रोसेस कहलाता है। अब कार्बोनाइजिंग प्रोसेस का 3 तरीका हुआ था, एक सॉलिड फॉर्म में हो गया, एक गैस फॉर्म में हो गया, एक लिक्विड फॉर्म में। मतलब कार्बन को हम 3 तरीका से प्राप्त कर सकते हैं। जिस एक पैक कार्बोनाइजिंग बोला जाता था, जिसमें कार्बन एक्टिव को चारकोल के द्वारा प्राप्त किया गया था। एक गैस कार्बोनाइजिंग को हम लोग देखे, जिसमें गैस फॉर्म में बाद में क्लोज फर्नेस है, उसमें गैस फॉर्म में कार्बन को रखे और जिस मेटल को हीट ट्रीटमेंट करना है, कार्बोनाइजिंग करना है, उसमें डाल दिए। उसके बाद हीटिंग करना स्टार्ट कर दी। ऑक्साइड फेज में उसका टेम्परेचर पहुंचा, और ऑक्साइड फेज में स्टील जो है 0.8% कार्बन एब्जॉर्ब करता है 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 1128 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% कार्बन एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका हीट हम बढ़ाते जाएंगे स्टार्च तेज का, तो उतना ही ज्यादा उसमें कार्बन ऐड होते चला जाएगा, और जितना टाइम होल्ड करेंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो केस हार्डनिंग प्रोसेस में हम देख लिए कि एक ही मटेरियल में अलग अलग प्रॉपर्टीज को कैसे, अलग अलग हार्डनेस को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, केस हार्डनिंग प्रोसेस। तो इसको पहले हम लोग कार्बन को ऐड किए, तो कार्बन को एक जो ऐड करते हैं उसको कार्बोनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। कार्बोनाइजिंग प्रोसेस का 3 तरीका हुआ, पैक कार्बोनाइजिंग, गैस कार्बोनाइजिंग, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग लिक्विड कार्बोनाइजिंग देखेंगे। लिक्विड कार्बोनाइजिंग क्या होगा? एक बाथ है मेरा, बाथ मतलब एक क्लोज फर्नेस है, इसमें जिस मेटल पार्ट को हीट ट्रीटमेंट करना है उसको रख दिए, ठीक है। अब इसमें लिक्विड फॉर्म में हम लोग कार्बन को, जिससे हम लोग को कार्बन मिलेगा, उसको रखना है, और इसको फिर इस हीट करने लगेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे भी देखते हैं लिक्विड कार्बोनाइजिंग क्या होता है। तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये दो फोटो जो दिख रहा है, इस फोटो को हम लोग आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। पहले हम लोग लिक्विड कार्बोनाइजिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग, इन दिस प्रोसेस द पार्ट टू बी कार्बोनाइज्ड is dipped into fish salt bath mentioned at constant temperature। तो एक साल्ट बाथ होता है, उसमें साल्ट वगैरह रहेगा, मतलब फर्नेस रहता है। उस फर्नेस में, सॉल्ट बाथ में, जिस पार्ट को कार्बोनाइज करना है उसको में उसको डिप करते हैं, इंसर्ट करते हैं। कार्बन एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज पिक्ड बाय द सरफेस ऑफ द पार्ट। तो कार्बन और नाइट्रोजन कुछ स्मॉल अमाउंट में जिस कार्बोनाइज पार्ट को उसमें इंसर्ट करते हैं, डालने के बाद जब हीट आउट होता है तो फिर उसमें पिक होता है, कार्बन और नाइट्रोजन उसमें अटैच होता जाता है, ऐड होता जाता है। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ डिपिंग टाइम द पार्ट्स आर क्विंच्ड इनटू रिक्वायर्ड मीडियम टू गेट अ डिजायर्ड हार्डनेस एट द सरफेस। तो उस साल्ट पार्ट में हम लोग इंसर्ट किए, जिस पार्ट को कार्बोनाइज करना है, कार्बन एडिशन करना है। डालने के बाद क्या है, उसमें एक्टिव कार्बन और नाइट्रोजन कुछ अमाउंट उसका सरफेस में ऐड हो जाता है। जब वो ऐड हो गया उसके बाद उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसको क्विंच करते हैं, क्विंच मतलब ठंडा करते हैं, और उसमें कुछ टाइम तक हम लोग डिप करके उसको होल्ड करके रखते हैं। जब साल्ट पार्ट में कार्बोनाइजिंग पार्ट को उसमें डाल इंसर्ट करते हैं, डिप करते हैं, उसमें होल्ड करके रखते हैं। उसको भी आगे हम लोग देखेंगे कितना टाइम होल्ड करना है, कितना टेम्परेचर तक हीट करना है। तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग बाथ आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स एंड साइनाइड इन वेरियस प्रोपोर्शंस। तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग बाथ जो है, बहुत सारा क्लोराइड, कार्बोनेट एंड साइनाइड उसमें इंसर्ट किया रहता है, डाला रहता है। और एक्टिव कार्बन, एक्टिव ये सब सारा अरेंजमेंट जो बना रहे हैं एक्टिव कार्बन के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिव कार्बन मेरा लिक्विड फॉर्म में उसमें डाला रहेगा, और वो सरफेस में जिस कार्बोनाइजिंग पार्ट में इंसर्ट करना है, इंसर्ट होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कार्बोनाइजिंग दिस बाथ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, लो टेम्परेचर बाथ एंड हाई टेम्परेचर बाथ। तो जो बाथ होगा, बाथ मतलब जैसे एक क्लोज सरफेस, मतलब क्लोज फर्नेस, जो बात होगा जिसमें हम लिक्विड फॉर्म में कार्बन को डाल रहे हैं और मटेरियल को डाल रहे हैं जिसको हीट ट्रीटमेंट करना है, कार्बाइजिंग करना है, वो दो तरह का होगा, लो टेम्परेचर बाथ एंड हाई टेम्परेचर बाथ। लो टेम्परेचर बाथ आर यूजुअली ऑपरेटेड इन द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 840 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लो टेम्परेचर बाथ जो है 840 टू 900 टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ऑपरेट होता है। दिस बाथ आर बेस्ट सुटेड फॉर लो केस डेप्थ। लो टेम्परेचर बाथ जो है लो केस डेप्थ के लिए सूट होता है, मतलब जिसका ये जो स्टील का बार है, ठीक है। तो केस डेप्थ मतलब इसका डाया 50 mm का है। तो इसमें जो हमको जिस डेप्थ में करना है 0.075 mm टू 0.75 mm तक की डेप्थ में ही इसका कार्बन इंक्रीज हो सकता है। लो लो बाथ में, लो टेम्परेचर बाथ में जो जो कार्बन ऐड होगा 0.75
0.075 टू 0.75 mm डेप्थ तक ही कार्बन को हम ऐड कर सकते हैं। तो दे आर ऑपरेटेड विथ प्रोडक्टिव कार्बन कवर एंड डिफर्स फ्रॉम द साइनाइडिंग बाथ बिकॉज ऑफ द predominance of carbon produced in the case. The chemistry of liquid carburizing bath is complex। ठीक है, तो केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड कार्बोनाइजिंग बाथ इज कॉम्प्लेक्स। आगे देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स। सेवरल रिएक्शन ओकर सिमिलरिटी, तो बहुत सारा रिएक्शन एक ही साथ होता है डिपेंडिंग अपॉन द बाथ कंपोजिशन among the end products and intermediates formed are the following: एक्टिव कार्बन, तो बाथ में क्या क्या होता है, एक्टिव कार्बन होता है, अल्कली कार्बोनेट्स, एक्टिव नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड, साइनामाइड और साइनेट। तो low temperature baths are usually operated at higher cyanide contents than high temperature baths। तो इसमें मतलब साइनाइड का जो कंटेंट होता है ज्यादा होता है। high temperature baths are usually operated in the temperature range from 900 to 950 degrees centigrade। However, rapid carbon penetration can be obtained by operating at temperature between 980 to 1030 temperature डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो रैपिड कार्बन पेंटेशन मतलब क्या हुआ, इसका सरफेस में, इसका डेप्थ में ज्यादा तेज से कार्बन का इंसर्टिंग हो, डिफ्यूजन हो। वो कितना टेम्परेचर में होगा, 980 से 1030 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। These bars are used for producing case depth of 0.5 to 3 mm। तो हाई टेम्परेचर बात, जिसका टेम्परेचर हम लोग मेंशन कर रहे हैं 900 टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड, और लो केस बात में इसका टेम्परेचर हम लोग 840 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन कर रहे हैं लो टेम्परेचर बात में। इसमें हम लोग को केस डेप्थ हम लोग को कार्बन का 0.075 टू 0.75 mm तक हम लोग अचीव कर रहे थे। जबकि हाई टेम्परेचर बाथ में, जिसका टेम्परेचर हम लोग बाथ का 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रहे हैं, उसमें हम लोग 0.5 टू 3 mm तक हम लोग केस डेप्थ हम लोग प्राप्त कर लेंगे। मतलब क्या हो गया, ये कार्बन का टुकड़ा है, तो इसका सरफेस से 3 mm तक हम लोग इसका कार्बन का डिफ्यूजन इसमें कर सकते हैं हाई टेम्परेचर बाथ में। तो कंपोजिशन ऑफ हाई टेम्परेचर बाथ एंड लो टेम्परेचर कार्बोनाइजिंग बाथ आर गिवन बिलो। तो इसमें दो तरह का बाथ का यूज कर रहे हैं। दो तरह का बाथ मतलब क्या हो गया, ये क्लोज फर्नेस, जिसमें हम लोग लिक्विड फॉर्म में एक्टिव कार्बन को डाले और अलग अलग इंग्रेडिएंट को इसमें डाल रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग देखें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, कंस्टिट्यूएंट है। उसके बाद इस पार्ट को डाल रहे हैं जिसमें हम लोग कार्बन को ऐड करना है। तो ये जो बात है, ये दो तरह का हो गया, लो कार्बन बात एंड हाई हाई लो टेम्परेचर बात एंड हाई टेम्परेचर बात। लो टेम्परेचर बात में जो डेप्थ हम लोग अचीव कर रहे थे 0.75 टू 0.75, और हाई टेम्परेचर बात में 0.8 टू 3 mm तक हम लोग अचीव कर पा रहे थे, 0.5 टू 3 mm। तो लो टेम्परेचर बात और हाई टेम्परेचर बात में क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें मेनली बात का ही इंपॉर्टेंस है, लो टेम्परेचर बात और हाई टेम्परेचर बात। लो टेम्परेचर बात जो है, इसको हम लोग देखें 840 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेट होता है, और इसमें जो केस डेप्थ जो कार्बन का अचीव कर सकते हैं 0.075 टू 0.75, जबकि हाई टेम्परेचर बात 900 डिग्री 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेट कर सकते हैं, और इसमें जो कार्बन का डेप्थ अचीव कर सकते हैं 0.5 टू 3 mm तक। तो इसका इंग्रेडिएंट क्या होता है, इसको देख लेते हैं। लो टेम्परेचर बात में सोडियम साइनाइड 10 से 23% तक रह सकते हैं, सारा जो है परसेंटेज में है। बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और एक्सीलरेटर, ठीक है, ये सब सारा परसेंटेज में दिया हुआ है। फिर प्रोसेस वेरिएबल, तो टेम्परेचर कितना दोनों में रखे हम लोग देख लिए। लो टेम्परेचर बात में 840 से 900, हाई टेम्परेचर बात में 900 टू 1030 जीरो मतलब 1030 डिग्री सेंटीग्रेड। केस डेप्थ कितना अचीव हो रहा था लो टेम्परेचर बात में, इसको भी हम लोग देख लिए। और हाई टेम्परेचर बात में 0.5 टू 3 mm तक हम लोग केस डेप्थ को अचीव कर रहे थे। मतलब इसका सरफेस से 3 mm तक हम लोग कार्बन को डिफ्यूजन कर सकते हैं। और टाइम ऑफ कार्बोनाइजिंग 30 मिनट टू 15 आवर्स। अब टाइम ऑफ कार्बोनाइजिंग किस पर डिपेंड करेगा, कितना उसके अंदर टेम्परेचर है और मेरे को कितना डेप्थ तक कार्बन का डिफ्यूजन करना है, उसके बेसिस पर टाइम ऑफ
कार्बोनाइजिंग डिपेंड करेगा, कितना टाइम तक हमको बाद में इस पार्ट को, कार्बोनाइजिंग पार्ट को रखना है। टाइम ऑफ कार्बोनाइजिंग मतलब क्या हुआ, कितना टाइम तक इस बात में इस पार्ट को रखना है, अंदर करके रखना है। टाइम ऑफ इमल्सन इन लिक्विड कार्बोनाइजिंग वेरीज फ्रॉम 30 to 15 hours डिपेंडिंग upon the case depth required. Case depth generally varies from 0.075 to 3 mm and also depend upon the composition and temperature of bath and the composition of steel to be carbonized. तो केस डेप्थ मतलब कितना उसमें कार्बन उसमें डिफ्यूज हो रहा है, किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि लो टेम्परेचर बात है या हाई टेम्परेचर बात है, और स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन उसका कैसा है, ऑलरेडी उसमें कितना कार्बन है और उसमें क्या क्या एलोइंग एलिमेंट डाला हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि केस कितना तक जाएगा, कितना उसमें कार्बन ऐड होगा, वो सारा स्टील का कंपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। Carbonized cases produced with liquid carbonizing bath consist essentially of carbon dissolved in iron. Carbon gradient varies from 1 to 1.2% at the surface to 0.2 से 0.15% at the core. ठीक है, तो कार्बन ग्रेडियंट जो वेरी करेगा, जो सरफेस पर मेरा कितना रहेगा, जो लिक्विड कार्बोनाइजिंग के बाद 1 से 1.2% तक अचीव कर सकते हैं, जबकि इसमें इसका जो कोर में जो डिफ्यूजन होगा कार्बन 0.2 से 0.15% एट द कोर। सफिशिएंट नाइट्रोजन अवेलेबल टू प्रोड्यूस ए थिन नाइट्राइडेड लेयर एट द सरफेस। तो कुछ नाइट्रोजन को भी सरफेस पर एब्जॉर्ब करवाना है। दैट नाइट्राइडेड लेयर इंक्रीजेज वियर रेसिस्टेंस। तो ये जो नाइट्रोजन का परसेंटेज जो सरफेस पर इंक्रीज होता है, उसके द्वारा क्या होगा, वियर रेसिस्टेंस उसमें इंक्रीज होगा मेटल पार्ट में, एंड आल्सो रेसिस्ट टेम्परिंग ड्यूरिंग द हीटिंग। तो नाइट्रोजन ऐड करने का इसमें पर्पस क्या हो गया, उसका बियर रेसिस्टेंस को बढ़ाना है, यानी ज्यादा बियर रेसिस्टेंस बढ़ाना है, यानी नाइट्राइड लेड को उसमें इंक्रीज कर देना है। प्लेन कार्बन एज वेल एज low alloy steel are used for liquid carbonizing. Carbon content of these steel are generally less than 0.2% carbon. तो इसमें प्लेन कार्बन एज वेल एज लो एलॉय स्टील आर यूज्ड फॉर लिक्विड कार्बोनाइजिंग। तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग के लिए प्लेन कार्बन एज वेल लिक्विड लो एलॉय स्टील को यूज करते हैं लिक्विड कार्बोनाइजिंग के लिए। कार्बन कंटेंट ऑफ दिस स्टील आर जनरली लेस देन 0.2%। मतलब जिस स्टील का में कार्बन परसेंटेज 0.2% हो या उससे कम हो, उस स्टील को हम लोग लिक्विड कार्बोनाइजिंग करते हैं। तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग हैज मेनी एडवांटेज ओवर अदर मेथड ऑफ कार्बोनाइजिंग। तो क्या एडवांटेज है लिक्विड कार्बोनाइजिंग का, तो इसको देखते हैं। इट रिजल्ट इन रैपिड हीट ट्रांसफर एंड हेंस रिड्यूस टाइम ऑफ कार्बोनाइजिंग। इसमें हीट का ट्रांसफर स्पीड होता है। तो इसमें कार्बोनाइजिंग का जो टाइम होगा, जब मेरा कार्बन का अचीव हो जाएगा, कार्बन उसमें इंड्यूस हो जाएगा, तो फिर कार्बोनाइजिंग टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो रिड्यूस टाइम ऑफ कार्बोनाइजिंग। डिस्टोर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इज जनरली स्मॉल। तो इसमें कंपोनेंट्स का डिस्टोर्शन इसमें कम होता है। ए वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज कैन बी readily handled in a single bath। तो एक सिंगल बात में ही बहुत सारा कंपोनेंट को इंसर्ट करके इसका कार्बन का परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। सेलेक्टिव कार्बोनाइजिंग बाय पार्शियल इमर्शन इज पॉसिबल। आफ्टर कार्बोनाइजिंग पार्ट्स कैन बी डायरेक्टली क्विंज्ड इनटू वाटर, ऑयल और साथ साल्ट बाथ। जब कार्बोनाइजिंग, जब मेरा कार्बोनाइजिंग हो गया, उसमें कार्बन इंक्रीज हो गया, ऐड हो गया, उसके बाद उसको हम लोग क्विंज करते हैं वाटर, ऑयल और साल्ट बाथ में। Carbonating salts are highly poisonous and hence necessary precautions should be taken in handling them। तो इसमें जो हम लोग कार्बोनाइजिंग साल्ट का जो यूज करते हैं वो काफी पॉइजनस होता है, उसको हम लोग को हैंडल मतलब सही तरीका से करना है। सॉल्ट बाथ फ्यूम्स मतलब उसका जो गंध रहता है, धुआं, आर आल्सो पॉइजनस एंड प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर देयर डिस्पोजल। Cleaning for salt removal of complex shape parts is difficult. The process of liquid carbonizing is widely used in industry on a small and medium-sized components such as bearing races and pinions। तो इसका जो लिक्विड कार्बोनाइजिंग का यूज जो करते हैं, तो काफी छोटा छोटा कंपोनेंट में कार्बन का परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। जैसे बेरिंग का जो रेसेस रहता है एंड पिनियंस, पिनियंस में का मतलब
केस मतलब हार्डनेस को बढ़ाने के लिए ही, कार्बन का परसेंट बढ़ाने के लिए लिक्विड कार्बोराइजिंग का यूज करते हैं। तो इट इज जनरली प्रिफर्ड ओवर पैक कार्बोराइजिंग। तो लिक्विड कार्बोराइजिंग का यूज पैक कार्बोराइजिंग के जगह पर हम लोग करते हैं। और कहाँ पर करते हैं इसको हम लोग देख लिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज, जहाँ पर प्रिसीजन कंपोनेंट है, बेरिंग रेसेस एंड पिनियंस का सरफेस को हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग लिक्विड कार्बोराइजिंग का यूज करते हैं। और लिक्विड कार्बोराइजिंग को हम लोग प्रिफर करते हैं पैक कार्बोराइजिंग के जगह पर। तो इसमें जो कार्बन परसेंट हार्डनेस जैसे इंक्रीज होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये क्या है, ये हार्डनेस का है डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, मतलब यदि 2.5 mm तक हम लोग जाते हैं तो हार्डनेस कितना रहेगा, 40 HRC रहेगा। और इसका सरफेस पर हार्डनेस, यदि सरफेस पर कितना हार्डनेस रहेगा, 60 से ऊपर गेन कर जाएगा। और कार्बन का परसेंटेज कुछ ऐसा रहेगा, मतलब हार्डनेस इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस के आधार पर ये ग्राफ को दिखाया गया है। जब कार्बोराइजिंग हम लोग कर देते हैं, लिक्विड कार्बोराइजिंग, उसके बाद जो मेरा ग्राफ जो बनेगा हार्डनेस का, कुछ ऐसा बनेगा। सरफेस पर हार्डनेस 60, जब हम एज्यूम करते हैं 65 है, उसका हम लोग जब डेप्थ में जाते हैं तो कितना हार्डनेस रहेगा, 2.5 mm तक के, तो उसका हार्डनेस 40 HRC रहेगा। तो लिक्विड कार्बोराइजिंग हो गया, उसके बाद हम लोग उस पार्ट को हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि मेरा जो माइक्रोस्ट्रक्चर जैसा हम लोग अचीव करना चाहें वो अचीव हो जाए। इसमें तो कार्बन और नाइट्रोजन सरफेस पर ऐड हो गया, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज हम लोग हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। मतलब लिक्विड कार्बोनाइजिंग हम लोग कर लिए, उसके बाद उसमें और हमको जो जैसे इस पार्ट को, ये पार्ट है मेरा, ठीक है, इसको लिक्विड कार्बोनाइजिंग कर लिए। अब इसका हार्डनेस और हम मेरे को इम्प्रूव करना है, और इसमें जो इसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर जो कोर्स ग्रेन हुआ था कार्बोनाइजिंग के दौरान, इसको इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर इसको हीट ट्रीटमेंट करना है। हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मतलब इसको फिर हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे। अब यदि मेरे को यहाँ पर और मार्टेनसाइट गेन करना है तो इसको फास्ट कूलिंग करेंगे। तो आफ्टर कार्बोनाइजिंग, liquid carburizing, the part should be heat treated to increase the hardness at the surface by forming martensite phase and to refine the coarse grain structure of the core। मतलब क्या हुआ था, जब लिक्विड कार्बोनाइजिंग हम लोग कर रहे थे, इस बात हमें इसमें हीट दे रहे थे, तो क्या इसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर है इसमें हीट हो रहा था, इसका माइक्रोस्ट्रक्चर रिफाइन से फाइन से कोर्स हो गया, मतलब कुछ ऐसा ऐसा था तो ये कुछ ऐसा ऐसा हो गया। तो इसका माइक्रोस्ट्रक्चर भी रिफाइन करने के लिए, फाइन करने के लिए इसको हम लोग फिर हीट करते हैं प्रॉपर वे में, फिर उसको प्रॉपर वे में कूलिंग करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज डिजायर्ड एट द सरफेस एंड एट द कोर, द कार्बोनाइज्ड पार्ट कैन बी हीट ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज। तो इसको हीट ट्रीटमेंट करने का भी बहुत सारा तरीका है। जैसे डायरेक्ट क्वेंचिंग करते हैं, मतलब मेरा कार्बोनाइज्ड पार्ट को डायरेक्ट हम लोग कूल कर दिए, उसके बाद फिर टेम्परिंग करते हैं, फिर सिंगल हार्डनिंग, उसके बाद डबल हार्डनिंग। डबल हार्डनिंग में क्या होगा कि जिस मेटल पार्ट को कार्बोनाइज किए उसको बाहर निकाले, उसके बाद फिर उसको कूल किए, कूल करने के बाद फिर रीहीट करते हैं सर्टेन टेम्परेचर पर, 930 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको फिर कूल करते हैं। फिर इसको हम लोग टेम्परिंग करते हैं, कुछ टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परिंग करते हैं, हीट करेंगे फिर कूल करेंगे। फिर उसके बाद फिर कूल करने के बाद फिर इसको हम लोग हार्डनिंग करेंगे, 740 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे, फिर इसको हीट करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परिंग करते हैं। तो मेरा कैसा इसमें माइक्रो स्ट्रक्चर प्राप्त करना है, हार्ड करना है, सॉफ्ट करना है, और कितना हार्डनेस लाना है, कितना सॉफ्ट करना है, ये सब सारा जो मेरे को प्राप्त करना है, जो प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसके आधार पर हम लोग हीट ट्रीटमेंट करके इसको अचीव कर लेंगे। मैंने कार्बोनाइजिंग का पर्पस क्या था, इसका कार्बन कंटेंट को इसमें बढ़ा देना, बाकी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा इसका हार्डनेस को हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग आज ब्रीफ कर लिए कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, सरफेस हार्डनिंग क्या होता है, केस हार्डनिंग क्या होता है, फिर कार्बोनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, फिर लिक्विड कार्बोनाइजिंग को यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो इस फोटो में जो स्टार्टिंग में जो दिख रहा था, यहाँ पर क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस एंड टेम्परेचर,
मतलब क्या हुआ कि ये सरफेस है, इसका स्टार्टिंग में ऑस्टेनाइज प्राप्त हुआ, ठीक है, कार्बन का परसेंटेज बढ़ा, ऑस्टेनाइज प्राप्त हुआ, तो कुछ डेप्थ तक मेरा ऑस्टेनाइज प्राप्त हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ऑस्टेनाइज प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पर टेम्परेचर का कुछ डिफ्यूजन होगा, तो इसमें भी कुछ पार्टिकल जो है फेराइट और परलाइट वाला ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाएगा, बाकी फेराइट रह जाएगा, बाकी इसका अंदर वाला पोर्शन में फेराइट प्लस परलाइट रहेगा। तो ये टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ सरफेस का ये फोटो फिगर दिख रहा है। इन सेम मैनर यहाँ सरफेस का ये जो ऐसा स्टील का बार है, ठीक है, तो इसका सरफेस में क्या होगा, कुछ डेप्थ तक मार्टेनसाइट कूलिंग के दौरान ये फोटो दिखाया गया है, ये हार्डनेस है और डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस है। तो कुछ डेप्थ तक मेरा जब कूल कर देंगे तो मार्टेनसाइट प्राप्त होगा। फिर इसमें जो ऑस्टेनाइट इसमें जो प्राप्त हुआ था कुछ डिस्टेंस तक, ऐसा यहाँ से यहाँ तक मेरा ऑस्टेनाइट हो गया, तो मार्टेनसाइट हो जाएगा कूल करने के बाद। कुछ डेप्थ तक जो ऑस्टेनाइट इसमें जो हीट ट्रांसफर हुआ था कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा, वो ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट में चेंज हो जाएगा और फेराइट और परलाइट एजिड रह जाएगा। तो नेक्स्ट जो डेप्थ वाला है मार्टेनसाइट प्राप्त हुआ, फेराइट और परलाइट प्राप्त हुआ। फिर जो बाकी बैलेंस जो डेप्थ है नीचे वाला, उसमें टेम्परेचर ट्रांसफर हुआ नहीं है, इसलिए परलाइट और फेराइट एजिड रह जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखें लिक्विड कार्बनाइजिंग प्रोसेस में कार्बन को कैसे ऐड करते हैं, और कार्बन ऐड करने के बाद जो हीट ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद जो माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसको इस डायग्राम के तौर पर हम लोग देख लिए। थैंक यू।